बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहेंगे आज के इस वीलॉग में। और आज आपको बताते चलें कि 4 मार्च की तारीख है और दिन है बुध का। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं सलमान अली अमान साहब। और हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त मामलात आलमी उफक पर चल रहे हैं वो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन इख्तियार कर चुके हैं। और जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने अब ये कह दिया है कि तमाम सुर्ख लकीरें जो है वो अबूर हो चुकी हैं। और अब मामला जो है वो इस हद तक है कि शायद जो खलीजी ममालिक हैं वो भी इस जंग में कूद पड़े, क्योंकि पहले तो ये था कि जो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस थी गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर उनको निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब आम लोगों और जो उनके तेल के जो ज़खायर हैं उनको अब निशाना बनाया जा रहा है, रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। सलमान दीवान साहब, जंग कहाँ तक जाती हुई आपको नजर आ रही है? देखें, इस जंग में सबसे पहली कामयाबी जो है वो मुझे जो लगता है तमाम अंदाज़ों के बरक्स जो है लेकिन ये एक्सपेक्टेड था भी, वो ईरान को हुई है। वो इस तरह से कि ईरान ने इस तीन तरफा जंग को, यानी कि तीन फरीकों की जंग को एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बड़ी कामयाबी से तब्दील कर दिया है। इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ओमान से लेके इराक़ तक, इराक़ के साथ साथ फिर उर्दन, सऊदी अरब और बहरीन, कतर, ये तमाम ममालिक जो हैं उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। कुवैत भी इसके अंदर शामिल है। अब आज देखें कि आज भी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट ये है कि दुबई के अंदर यूएस कॉन्सुलेट जो है उसको ईरानी मिसाइल से हिट किया गया है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका दायरा कार फैल चुका है, और ये फैलाने में से जो पहली कामयाबी है वो ईरान की है, क्योंकि जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको उड़ा दिया जाएगा, उसके बाद फिर मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ईरानी अवाम सड़कों पे निकल आएंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान की दूसरी बड़ी कामयाबी ये है कि उसका जो रिजीम चेंज का जिस तरह से सोचा गया था वो नहीं हुआ, और ईरान के अंदर जो एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है ख़ासतौर पर IRGC का, वो इस वक्त मौजूद है। और ईरान जो है अपनी टॉप लीडरशिप के उड़ने के बावजूद या शहीद होने के बावजूद जो है वो अपनी जंगी सलाहियत बरकरार रखे हुए है, और ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। नो डाउट इसके अंदर एक एस्पेक्ट जो है वो कुछ लोगों का ये भी आता है कि एक फ़ौजी को ख़ासतौर पे जब एक जनरल लेवल तक, ब्रिगेडियर लेवल से आप ऊपर जाते हैं तो उसे ट्रेन किया जाता है, उसे जंग लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, ना कि शहीद होने के लिए तैयार किया जाता है। जंग के नताइज के अंदर आगे चलकर कोई सिपाही, कोई अफसर अपने मुल्क के लिए, अपने कॉज के लिए जान दे, वो एक और एस्पेक्ट है। लेकिन ये किस किस्म की बहादुरी है कि बैठे बिठाए पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो उड़ गई और वो सिंगल शॉट फायर किए बगैर ही दुनिया से चले गए। तो ये भी कोई इतनी अच्छी बड़ी हिकमत अमली नहीं है। लेकिन जो तीसरी और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कामयाबी है वो ये है कि ईरान का जो रजीम है वो सर्वाइव किया है आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत से। जी। उनकी जो शहादत है, और जिस तरह से एक शिया इस्लाम के अंदर एक मज़लूमाना शहादत का तसव्वुर है, उसने इस रजीम को और इसकी पॉपुलैरिटी को एक नया नज़रियाती फ्यूल दिया है। और इसके नतीजे के अंदर जो लोगों के अंदर जो अगर इस रजीम के ख़िलाफ़ कुछ नफ़रत भी पाई जाती थी, कुछ इख्तलाफ भी पाया जाता था, तो वो काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। दूसरी चीज़ ये जहन में रखने की है कि ईरान का आप अरब ममालिक के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। अरब और अजम की जो जंग है या डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ईरान एक 5000 साल पुरानी तहजीब है। ईरान के अवाम, चाहे वो 16वीं सदी में सुन्नी हो, 16वीं सदी के बाद शिया हो, और उससे पहले वो आतिश परस्त हों या उससे पहले कुछ और हो, ईरान के अंदर एक हमेशा से जो एक कौमी हमीयत या एक स्ट्रॉन्ग नेशनहुड का जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है। जबकि उसके मुकाबले में जो मुत्तहिदा अरब इमारात को आप देख लें, कतर को देख लें, बहरीन को देख लें, इवन सऊदी अरब को देख लें, ये वाली जो स्टेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ चंद दहाइयों पुरानी है। ये इनका मामला जो है वो कुछ और है। अब आप इसको, तो इसलिए ये जंग जो है ये हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन खलीजी रियासतों के अंदर जो है ना, तमाम लोग एक पेज पे नहीं होंगे। ये एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त खलीजी रियासतों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि UAE, कतर वगैरह एक तरफ हैं, सऊदी अरब एक तरफ है, और दूसरी बात ये कि तमाम तर
अभी भी जो लेटेस्ट हमारे पास इतलात हैं वो यही हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जी दोनों बार बार यही कह रहे हैं कि वो अपनी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। लेकिन मसला ये है कि सऊदी अरब का तो मामला कल आपने देखा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ जी डार ने बताया कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते मौजूद थे, बैकडोर डिप्लोमेसी मौजूद थी, और पाकिस्तान ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान बाउंड है सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के शक्ल में। और उसके बाद फिर उसका एक पॉजिटिव असर ये निकला कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ा नहीं बढ़ा। ऑल्दो कि जो रियाद के ऊपर अटैक हुए थे उसके बाद सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बयान आया था, और वो बयान आना बनता भी है। और एमिरेट्स भी जो है, मुत्तहिदा अरब इमारात जो है, उसकी सूरत हाल इस वक्त सबसे ज़्यादा नाजुक है कि उनका सारा कारोबार सारा धंधा ही परसेप्शन और इमेज के ऊपर चलता है। अगर दुबई और शारजा, अबू धाबी जैसे इलाकों से, शहरों से, सिटी स्टेट्स आप उन्हें कह लें, वहाँ से अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, अगर कोई बुर्ज खलीफा, बुर्जुल अरब जैसे जो आइकॉनिक मकामात हैं, अगर वो मिसाइलों की जद के अंदर होंगे तो दुबई में कोई भी नहीं जाएगा और सबसे पहले जो लोग भागेंगे वो इन्हीं मुल्कों से भागेंगे। तो उनकी तो बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो स्टेक पर है, और यही स्टेक पर होना जो है वो प्रेशराइज करेगा अमेरिका को। अमेरिका की भी अगर आप बात करें तो अमेरिका भी आप देखें, इस वक्त अमेरिकन भी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को इस वॉर के अंदर इसराइल ने ड्रैग किया है, इसराइल ने अमेरिका को ट्रैप किया है, इसराइल ने अमेरिका को जो ख़ासतौर पर जो सदर ट्रंप और उनके जो लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीजन पॉलिटिशियंस नहीं हैं, जो डिप्लोमेट्स नहीं हैं, जो जनरल्स नहीं हैं, वो लोग जो हैं वो इसराइल की ट्रैप में आए हैं, या अपनी कम इल्मी के बायस या अपने कम एक्सपोजर के बायस, वट उसमें जो है वो अमेरिका को भी ड्रैग किया गया है। शायद अमेरिका अभी डिप्लोमेसी को रास्ता देता है, शायद अमेरिका भी डिप्लोमेसी की बात करता है, क्योंकि सदर ट्रंप तो बार बार क्रेडिट लेते चले आए हैं कि वो जंगें रुकवाने वाले हैं, लेकिन बहरहाल अमेरिका इस जंग के अंदर लेकिन ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दी है। अच्छा, आपने बात की कि मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो भी, और फिर अब उनके लिए काफ़ी मसला बढ़ रहा है। अब मामला यह है कि कल उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यूएई के स्पोक्स पर्सन की भी, और उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में ईरान को जवाब दे दिया। लेकिन अब मसला ये है कि जब आप देखें कि आपके मुल्क के अंदर अमेरिकन इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, आपके हवाई अड्डे मौजूद हैं, वहाँ पे लोग मौजूद हैं, और वो वहाँ से अटैक्स आप पे, पाकिस्तान पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, पाकिस्तान पे अटैक्स हों, तो क्या पाकिस्तान जो है उन इंस्टॉलेशंस को निशाना नहीं बनाएगा कि जहाँ से अटैक्स हो रहे हैं? तो ईरान का इस हवाले से मौक़िफ़ जो है बड़ा वाज़ेह है। लेकिन अब जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो यकीनी तौर पर हमारे लिए हौसला अफजा नहीं है कि आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, या फिर जो दीगर जो ऑयल के डिपोज हैं या और रिफाइनरीज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, आम लोगों को निशाना बनाया जाना तो किसी भी सूरत जायज़ नहीं होता, लेकिन क्या इस वक्त की जो जंग हो रही है, क्या ये इंटरनेशनल नॉर्म्स, क्या ये इंटरनेशनल क़वानीन के तहत हो रही है? क्या इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान की लीडरशिप को उड़ाकर इंटरनेशनल क़वानीन की पासदारी की है? क्या अमेरिका और इसराइल के पास ईरान के ऊपर हमला करने के लिए झूठा सच्चा सही, जिस तरह की इराक के ऊपर इन्वेजन हुई थी, उस तरह का कोई आलमी अखलाकी जवाब मौजूद है? नहीं मौजूद है। तो इस वक्त जंग जो है वो, रूल्स ऑफ गेम्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। इस वक्त कोई इंटरनेशनल लॉज नॉर्म्स मौजूद नहीं है, बल्कि मैं कहीं पढ़ रहा था किसी अफ्रीकन मुल्क के सियासतदान ने ट्वीट किया हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त था, मुझे उनका नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अब दुनिया को चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरनेशनल लॉ पढ़ाने के बजाय ट्रंप की खारजा पॉलिसी को पढ़ाया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज और नॉर्म्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर उनको जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो रोंद चुकी है। अब मसला ये कि आपने बात की सिविलियंस को टारगेट करना, ईरान का ये मौक़िफ़ है कि जो दुबई के अंदर और अबू धाबी के अंदर या गल्फ स्टेट्स के अंदर लग्जरी होटल्स हैं, इनके अंदर अमेरिकन ट्रूप्स को पनाह दी गई है, क्योंकि ईरान जो है उनकी बेसिस को हिट कर रहा है, इसलिए वहाँ पर ट्रूप्स को जो पनाह दी गई है। अमेरिकन जो दस्ते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ मकामात पर होटल्स वगैरह में मुकीम है, तो इसलिए उनका उसको जायज़ बनाना, निशाना बनाना जायज़ है। लेकिन यहाँ पर एक और एस्पेक्ट भी सामने आ रहा है। आपने तेल की तनसीबात की बात की, सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अरामको को जो है निशाना बनाया गया, तो उसके अंदर भी एक कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ईरान ने शायद डिप्लोमेटिक ज़राए से सऊदी अरब को कन्वे भी किया है कि उस रिफाइनरी को निशाना बनाने में उसका कोई हाथ नहीं था। शायद वंस अगेन शायद कि ईरान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, रोग एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मोसाद के एजेंट्स हैं, क्योंकि देखें अब तक की जो सबसे जो ये कार्रवाई हो रही है, और पहले भी जो ईरान के ऊपर हमला हुआ उसके अंदर जितना
हाथ जो है वो काइनेटिक ऑपरेशंस का था, यानी कि फिजाई हमलों का, जी जी। ज़मीनी हमलों का, मिसाइलों का, उतना ही हाथ इंटेलिजेंस गैदरिंग का था। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। तो शायद ईरान के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उन वो ही फायर करके मुख्तलिफ मिसाइल, मुख्तलिफ प्रोजेक्टाइल्स सऊदी अरब को ख़ासतौर पर निशाना बना रहे हैं, ताकि सऊदी अरब को इसके अंदर ड्रैग किया जा सके। और जो दीगर तनसीबात है वहाँ पर भी मुझे कुछ लगता है, लेकिन बहरहाल ये जंग है, एक जंग ऐसी जंग है जिसके अंदर अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाई कुवैत ने अमेरिका के अपने 3 जहाज मार गिराए हैं, जिसको अमेरिका कन्फेस कर रहा है। तो इसको फिर आप देख लें कि जंग के अंदर तो फिर बहुत सारी चीज़ें अच्छा, होती मुझे हैं। ये बताएं कि हमने देखा कि बरतानिया ने भी अपने हवाई अड्डे अमेरिका को, पहले तो इस जंग में शामिल नहीं था लेकिन अब अपने हवाई अड्डे देने का ऐलान कर दिया है। रूस और चीन कहाँ है? वो ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम ये देखते हैं कि रूस और चीन के हवाले से कहा जा रहा था कि एक ब्लॉक बन रहा था जिसमें रूस, चीन, ईरान और ये वस्ती एशियाई रियासतें जो है ये शामिल होंगी और ये जो है वो एक अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा ब्लॉक बनेगा। लेकिन इस वक्त रूस और चीन हमें उस अंदाज से नज़र नहीं आ रहे कि वो ईरान की कोई हेल्प करें। देखिए, ये ब्लॉक्स की सियासत वाला ज़माना जो है ना वो गुजर चुका जी। हुआ है। चीन पाकिस्तान के कितने क्लोज मुल्क है। लास्ट ईयर आपने देखा इंडिया चीखता रह गया। क्या क्या हमें, क्या पाकिस्तान ने, क्या चीन ने कोई बात की कि ऑपरेशन मार्का हक के अंदर, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के अंदर चीन ने पाकिस्तान को कितना सपोर्ट किया, कैसे सपोर्ट किया। ये बात आप जहन में रखें कि हर मुल्क को अपनी जंग खुद लड़नी है। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के लिए जो है वो हथियार नहीं उठाता। पाकिस्तान ने अपनी जो सलाहियत, जंगी सलाहियत है वो बिल्ड की है, उसके अंदर चीन का बहुत बड़ा हाथ है। चीन ने बहुत ज़्यादा ताउन किया है, लेकिन जंग पाकिस्तान ने भी लड़ी और अब जंग ईरान को भी लड़नी है। इस बात की जो बहुत सारे सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लास्ट ईयर जब पाकिस्तान की बदौलत ईरान का काफ़ी बच बचाव हो गया था, उस वक्त भी अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के अंदर ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया। लेकिन उसके बावजूद ईरान का बच बचाव हो गया, लेकिन उसके बाद फिर ईरान ने कुछ रीअलाइनमेंट्स की हैं, कुछ अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको चेंज किया है। यही वजह है कि उस स्ट्रेटजी चेंज होने के नतीजे में आज ईरान जो है 3-4 रोज़ की जंग जो है सर्वाइव कर चुका है। और उसके बाद फिर आप देखें कि कहा जा रहा है कि इस स्ट्रेटजी चेंज करने के अंदर चाइना का, रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। चाइना जो है ईरान को मुमकिन तौर के ऊपर जो अपना सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है बीडू, उससे मदद जो है वो फ्राहम कर रहा है। कुछ वेपन्स जो है वो भी दिए गए हैं। इसी तरह रशिया भी कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये जंग बहरहाल ईरान को खुद लड़नी है। ऐसा नहीं होगा कि चाइनीज़ जहाज़ आएंगे, चाइनीज़ मिसाइल आएंगे और चाइना या रशिया जो है वो फायर करेंगे। तो ये जंग ईरान को खुद लड़नी है। ईरान को अपनी जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत, अपनी कैपेबिलिटी जो है वो बिल्ड की है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि किल चेन बिल्ड की है, एक इंडिजिनस किल चेन बिल्ड की है पाकिस्तान ने। तो यही कुछ ईरान को भी करना है अगर वो इस चीज़ से सर्वाइव करना चाहता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि सबसे बड़ी कामयाबी ईरान की यही होगी कि चाहे उसका फ़ौज जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए, उनकी शहरों के अंदर खुदा न खास्ता तबाही आए, ईरान का इस जंग के बाद, ये जंग जब भी ख़त्म हो, 4 दिन बाद ख़त्म हो, 4 हफ्ते बाद ख़त्म हो, बकौल सदर ट्रंप के, ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि ईरान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, यानी उसकी जो इलाकाई सलामती है, उसकी खुद मुख्तारी है, और ईरान नक्शे पे वैसा ही मुल्क रहे जैसा कि इस जंग के शुरू होने से पहले है। क्योंकि आपको पता है कि ईरान को हिस्से बखरे करने की पूरी तरह तैयारी की गई है। जिस तरह इराक को शिया सुन्नी और उसके बाद कुर्द और अरब की बुनियाद के ऊपर तकसीम कर दिया गया, शाम को तकसीम कर दिया गया, लीबिया को तकसीम कर दिया गया। आज लीबिया एक स्टेबल मुल्क नहीं है, हालांकि दुनिया का या इस्लामी दुनिया का कम अज़ कम अमीर तरीन मुल्क था। इराक भी अमीर तरीन और एक स्टेबल तरीन मुल्क था, लेकिन उसको आप देखें कि कैसे एक जाल के अंदर उलझा दिया गया। तो क्या आप ये नहीं समझते कि जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त ईरान के जो तेल के ज़खायर थे वो अमेरिका के हाथ में नहीं थे, और शायद ये हमला इसलिए भी था क्योंकि बाकी अरब ममालिक के तमाम जो तेल के ज़खायर हैं वो तो अमेरिका के हाथ में, लेकिन ये अमेरिका के हाथ में नहीं थी। हमला इसलिए भी किया गया है वहाँ रिजीम चेंज करके ये जो तेल के ज़खायर हैं इन पे अपना कंट्रोल कायम किया जा सके। देखिए, ईरान, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के जो टॉप, कम अज़ कम मैं एग्जैक्ट नहीं मुझे इस वक्त पता है, शायद टॉप 3 मुल्कों में तो मौजूद है या टॉप 5 मुल्कों के अंदर तो मौजूद है अपने तेल के ज़खायर के हवाले से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ तेल के ज़खायर की वजह से है। इस जंग के पीछे
एक बहुत सोची समझी प्लानिंग है, जिसका मकसद ये है कि इसराइल के रास्ते के अंदर की तमाम दीवारें, रुकावटें जो हैं वो हटाई जाएं, और जो जो भी इसराइल से डायरेक्ट पंगा लेता है या इसराइल उससे पंगा लेता है, उन सबको मलिया मेट किया जाए। अब आप देखें कि किस तरह से ये मामला जो है, जब से इसराइल का एक नापाक नाजायज़ वजूद नक्शे पे उभरा है 1940 से लेके, उसके बाद हर दिहाई के अंदर एक जंग जो है वो, दो जंगें जो हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। 1967 की वॉर हो, 1970s के अंदर, अर्ली 1970s के अंदर वॉर हो, उसके बाद फिर इराक ईरान 8 साल की जंग जो हो, उसके बाद फिर इराक कुवैत, उसके बाद अमेरिका का इराक पर हमला। तो एक कंटिन्यूटी के अंदर आपको चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग के अंदर किस तरह से पूरे मशरक़ी वस्ता को जो है वो डिस्टेबलाइज कर दिया गया कि कोई मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं है। और जो लोग मुल्क स्टेबल होना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यूएई, कतर, बहरीन और कुछ अरसे पहले तक सऊदी अरब, वो सब इसराइल के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो चुके थे। उर्दन और मिस्र जो है वो पहले ही हाथ मिला चुके हैं इसराइल के साथ। तो एक ले दे के ईरान था, ईरान की भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, उनकी खारजा पॉलिसी के मामला कुछ ठीक नहीं हो सकते, उनकी डायरेक्शन जो है वो कुछ ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ईरानी रजीम को यकीन था कि अमेरिका ने उनकी तरफ आना है, इसराइल ने उनकी तरफ आना है। लेकिन अब तो वो ख्वाब, मुझे लगता है कि वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, क्योंकि जिस अंदाज से जो आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद हमने देखा है कि जो एक ईरान, जो अमेरिका का एक वो था कि ईरान के अंदर लोग सड़कों पे निकल आएंगे और एक रिजीम चेंज हो जाएगा और उसके बाद फतह हासिल हो जाएगी अमेरिका को, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी है। तो जाहिर है अमेरिका को अपने उस जो है वो उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा है, और ईरान में अब मज़ीद हम देख रहे हैं कि आयतुल्लाह ख़ामेनी या उनके जो पैरोकार हैं उनकी तादाद में एक सिंपैथी के हिसाब से जो है वो इजाफ़ा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही जनाब, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।